अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा की खूब सारी मुबारकबाद आप सभी को। आज पूरा देश ईद की खुशियों में शुमार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो शक में अपने आप को शुमार किए हुए हैं, और इसीलिए आज इस पर डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर कह दूं, देश के लिए, देश में रहने वाले हर एक शख्स के लिए आज इस खास मौके पर खूब सारी दुआएं हैं, खूब सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नतीजे आ गए हैं, आपने भी देखे वो नतीजे क्या कह रहे थे। देश में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन जिस 400 पार के नारे को बार बार कहा जा रहा था वो 400 पार नहीं हो पाए। तो ये किसकी गलती है? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की माने तो ये तो ईवीएम की गलती लग रही है ना? क्योंकि अगर 400 पार जाना था तो बटन दबाते, ओटीपी आता, ईवीएम जहां चाहते वहां रिक कर जाते। इंडिया यानी INDIA मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है, किसकी गलती है? ईवीएम की होगी राहुल गांधी के मुताबिक। तो ऐसा लग रहा था कि इन नतीजों के बाद राहुल गांधी कम से कम ईवीएम का विलाप जो है, या विपक्ष जो है, वो ईवीएम पर विलाप बंद कर देगा, क्योंकि विपक्ष की सीटों की संख्या बढ़ी है और बढ़िया तौर पर परफॉर्मेंस दिया गया है। एनडीए का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन राजनीति में कब किस चीज पर हल्ला शुरू हो जाए ये तो कह ही नहीं सकते। एक अखबार ने एक फर्जी खबर छापी, बड़ी खबर छापी, और उसी फर्जी खबर को आधार बनाकर राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के एक ट्वीट के ऊपर उसे कोट ट्वीट कर दिया। अच्छा, अगले दिन जब उस फर्जी खबर पर उस अखबार ने क्लैरिफिकेशन दिया तो उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े बड़े नेता हाय तौबा तब मचाने लगे जब वो खबर छपी। खबर क्या थी? खबर ये थी कि रविंद्र वायकर के करीबी के फोन से ईवीएम खुल गया। रविंद्र वायकर कौन है? वो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना की टिकट पर चुनाव जीते हैं, ठीक है। अब वायकर ने महज 48 वोटों से शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को हराया, सिर्फ 48 वोटों से। रविंद्र वायकर के करीबी के फोन में ईवीएम के ओटीपी से ईवीएम खुलने की खबर जैसे सामने आई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू कर दी गई है। अच्छा, फिर बता दूं, ये जो खबर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये अखबार ने इस खबर को छापा था, लेकिन ये खबर निकली फर्जी, और उसी अखबार ने इस पर बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया है। हालांकि जब पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कानूनी कार्रवाई की बात कही, तब जाकर अखबार की तरफ से माफी मांगी गई। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को निशाने पर लेने का काम शुरू हो चुका। अब ये साजिश नहीं तो और क्या है, मुझे ये बताओ। इत्तेफाक ना माना जाए या इत्तेफाक से कहीं और आगे साजिश मानी जाए। अखबार की खबर से ईवीएम को लेकर भारत में हंगामा चल रहा था। 12 घंटे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। मस्क ने अपने ट्वीट में, ये देखिए जो ट्वीट है, हमें ईवीएम को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, इंसान या एआई के जरिए इसे हैक करने का खतरा अभी ज्यादा है। ये ट्वीट किया जाता है 15 जून को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:28 पर यह ट्वीट आता है। ठीक 16 घंटे 32 मिनट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इलॉन मस्क के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हैं और उसी अखबार के पेज के साथ लिखते हैं, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। भारत के चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल वो उठा देते हैं। अगर संस्थान की जवाबदेही नहीं होगी, ये लिख रहे हैं, तो लोकतंत्र बस दिखावे का रह जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये राहुल गांधी का बकायदा ट्वीट, लोकतंत्र बस दिखावे का रह जाता है और बाकी सब का सब जो है वो धरा का धरा रह जाता है। ये राहुल गांधी लिखते हैं, धोखाधड़ी का शिकार होता है लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर राहुल के सुर में सुर मिलाया। इलॉन मस्क के ट्वीट को उन्होंने भी कोट ट्वीट किया। देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वो मांग दोहराते हैं। सोचिए, इलॉन मस्क अपने देश यानी अमेरिका के किसी लोकल चुनाव की मतगणना को लेकर संदेह जता रहे थे, और हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने देश की संस्थानों पर सवाल उठाने का मौका कैसे उसमें ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या इस मामले में बार बार एक ही तरह का राग अलापना आपको लगता है सही? नतीजों के अनुसार आप एक बड़े विपक्ष के तौर पर उभरे हैं, कोई मलाल है इसीलिए आपने ये काम किया है, या आपको सच में लगता है कि माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातें करना लाजमी है? आप इस बयान को सुनिए, नाना पटोले क्या कह रहे हैं। भाई 5 साल के सरकार में अगर जनता का
वोट के आधार पर सरकार बनती है, तो बैलेट से वोट क्यों नहीं किया जाता? यही सवाल हमने लोगों की भावनाओं को नज़र रखकर हम लोगों ने किया है। हमारा आज भी अगर ऐसा होता तो चुनाव हम लड़े, ठीक है, थोड़े से 15-20 सांसद आते तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री रहते। तो अब ये मलाल है या फिर ईवीएम पर एक जरूरी चिंता, ये आप तय कीजिए। आप वोटर भी हैं, व्यूअर भी हैं और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा भी है। जब अखबार ने गलत खबर के लिए माफी मांग ली तो उसे मुद्दा बनाने वाले राहुल गांधी, अन्य नेता कुछ क्यों नहीं कह रहे? अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले राहुल गांधी ने, हमने आपको अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी, अभी भी उसे ब्लैक बॉक्स ही दिखा रहे। क्या मकसद है इसका? ये सवाल तो उठता है कि जिस लोकतंत्र ने राहुल गांधी को विपक्ष का इतना बड़ा नेता बनाया, उसी लोकतंत्र पर सवाल उठाना कितना सही है? उस लोकतंत्र की संस्थानों पर इस तरीके से लगातार बेतुकी बातें करना कितना सही है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले कह दिया था कि हर शक का इलाज नहीं हो सकता, हम क्या करें? ये देखिए आप, 26 अप्रैल को 2024 को ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शक का इलाज नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। चुनाव आयोग ने सारे जायज सवाल का जवाब दे दिया। ये किसी और ने नहीं कहा, ये देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा। कोर्ट के आदेश का ये हिस्सा है। 12 मई 2017 को चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को ईवीएम की जांच के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आप मुझे बताइए। देश के 42 सियासी दल इसमें शामिल हुए। ज्यादातर दलों ने तब चुनाव आयोग पर भरोसा जताया। ये देख लीजिए आप, 12 मई 2017 42 दलों के साथ ईसी ने ईवीएम पर बैठक की थी। 42 दलों के साथ ज्यादातर दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भरोसा जताया। कुछ दलों ने ईसीआई ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। ईसी ने 3 जून 2017 को ईवीएम चैलेंज के लिए सभी दलों को बुलाया। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आइए ना, ईवीएम हैक हुआ है तो आप करके दिखा लीजिए। आपके तार बहुत सारी जगह जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समझदार लोग आपके साथ हैं, तो आइए ना, हैक कर दीजिए ना, बता दीजिए एक मशीन को हैक करके। 26 मई 2017 को शाम 5 बजे तक राजनीतिक दलों के से नाम मांगे गए थे कि कौन आ रहा है। जो समय तय किया गया उस वक्त में सिर्फ एनसीपी और सीपीआईएम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, नाम पहुंचे उनके। 3 जून 2017 को दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि ईवीएम चैलेंज में भाग लेने के लिए पहुंचे और बाद में एनसीपी और सीपीआईएम की तरफ से क्या कह दिया गया, वो ईवीएम हैक चैलेंज में हम लोग तो शामिल नहीं होना चाहते भाई, सिर्फ ईवीएम की प्रक्रिया को आप हमें समझा दीजिए। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया उसके बाद उनको समझा दी। यानी राहुल गांधी जो जवाबदेही की बात कर रहे हैं वो तो उल्टा उन्हीं पर आ जाता है। आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो जवाबदेही दिखाते हुए सारी पार्टियों को बुला लिया था और कह दिया था कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ। 12 मई 2017 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव पद पर उस वक्त मौजूद थे, यानी पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। फिर उनकी पार्टी ने ईवीएम हैक करके पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं बता दिया? क्यों ईवीएम की पोल नहीं खोल दी? क्यों चुनाव आयोग की पोल नहीं खोल दी? आज इसी मुद्दे पर बहस करनी जरूरी है। गूंज दूर तलक जानी चाहिए। और इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सबसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त आपको सत्य प्रकाश जी नजर आ रहे हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इनफैक्ट वो आपसे कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। अनुराग भदौरिया आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। किशोर तिवारी जी उद्धव गुट शिवसेना के समर्थक है, नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ईद की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। शुरुआत में वरुण जी आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी अभी भी ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो? अगर ईवीएम हैक हो सकती तो अमेठी में स्मृति ईरानी को क्यों चुनाव हराया जाता? क्यों हार जाती वो चुनाव? क्यों उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अनुराग भदौरिया की पार्टी को दे देते? फिर तो 400 पार का नारा एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए, बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था। 272 ले आते अपने मन से फिर बीजेपी। रूबिका जी, आपको सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज खुशियों का त्यौहार है, सब मीठा खाने की, तो सेवइयाँ मिठाइयाँ खाने का त्यौहार है, इसलिए मैं समझता हूँ सब उसी हिसाब से चर्चा करें। देखिए,
लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र में एक मानसिकता जो है उसको हमको सबसे पहले दूर करने, मुक्ति पाने की आवश्यकता है। कि अगर कोई विदेशी एजेंसियां रेटिंग दे दें, नंबर 1 प्रधानमंत्री या नंबर 1 सांसद या कोई और इकोनॉमिक बात पे कह दें कि भाई ये इंडिया का ये है, तो उससे मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। जो भारतीय लोग हैं, भारतीय विशेषज्ञ हैं, वो जो अपना व्यू रखते हैं उसको हमको ज्यादा विश्वसनीय मानना चाहिए, उसमें नहीं, मैं विश्वास सुन करना। नहीं पाए, वापस कहिएगा, मैं माफी चाहती हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ भारत में सबसे पहले तो ऐसी मानसिकता है कि जो विदेशी एजेंसियां या विदेशी लोग रेटिंग दे दें, अपना कुछ भी कमेंट कर दें, तो जिसको जो आवाज क्यों पता नहीं, वरुण जी की आवाज चली गई। वरुण जी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क का कुछ इशू है। आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमें सर्टिफिकेट किसी चीज़ का नहीं दे सकते। बाहर के लोगों की तो पड़ी नहीं है सर, वो तो बाहर के लोग हैं, जिनको जो कहना है वो कहे ना वरुण जी। ये तो घर का अपना है जो बार बार ईवीएम पर इस तरीके के आरोप लगा रहे। घर का अपना कौन? राहुल गांधी। घर का अपना कौन? अखिलेश यादव, डॉक्टर अजय आलोक। आवाज ठीक कर दीजिए तब तक वरुण जी की प्लीज। देखिए रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि ब्लैक बॉक्स उसको कहते हैं कि जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, और ये ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। तो ये खुद ब्लैक बॉक्स है भाई। राहुल गांधी इज हिमसेल्फ अ ब्लैक बॉक्स। शोध करने की आवश्यकता है इन पे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर अभी भी ईवीएम पे इतना डाउट है तो सारा विपक्ष, ये हरा कुर्ता वाला इंक्लूडिंग, और कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे दे कि हम नहीं मानते भारतीय लोकतंत्र को ईवीएम से जो हुआ है। जितने जीत के आए सब इस्तीफा दे दें। हिम्मत है भाई, ईवीएम से हुआ, हम जीत गए लेकिन हमें भरोसा नहीं, हम इस्तीफा दे देते हैं। मतलब नैरेटिव बनाने का शौक है। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एलन मस्क ना हो गया आइंस्टीन की औलाद हो गए। उनको भारतीय लोकतंत्र की समझ हो गई कि उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्क्रैप कर देना चाहिए। अरे अमेरिकन ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है, हिंदुस्तानी ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया इस्तेमाल करना। ग्रे एरिया रहेगा तब ना। झूठ का नैरेटिव फैला के, झूठा प्रचार करके एक सीट जीत गए। अभी नाना पटोले कह रहे थे, मैंने सुना कि 10-15 सीट और जीत जाते तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। 93 और 15 जोड़ दीजिए, कहां से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? अब 15 जरा इनको हरा कुत्ता को जिता दीजिए तो कहां से ये पीएम बन जाएंगे? मतलब ये लोग पागल हो गए। 4 तारीख के बाद मैंने कहा था ना, अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, वही हाल जा रहा है इनका। अजय आलोक जो बात कह रहे हैं, इनका अनुराग इलाज भदौरिया जी, पता नहीं कौन करेगा। देखिए रूबिका जी, अजय आलोक को मेरा एक सजेशन है, बहुत ही विनम्र सजेशन है। पहले ईद की सभी को मुबारकबाद। रूबिका जी आपको भी ईद के दिन हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, ये इसके लिए बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और आपकी जो गूंज है, आपने कहा दूर तक जाएगी, बिल्कुल दूर तक गई है। अरे सुनिए दूर तक जाएगी, दूर तक गई है और लोगों तक पहुंची है। इसलिए अजय जी दोबारा से सुनिए, अजय आलोक जी सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला। ये मत कहिए कि दोबारा चुनाव, सुनो आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोबारा चुनाव करने को मत बोलिए। गूंज दूर तक चलेगी, गांव तक। दोबारा चुनाव करोगे तो 240 आए, 40 दे दो ना। हिम्मत जुटाइएगा और कर लीजिए, अपने नेताओं से बात करके दोबारा चुनाव करवा लीजिए। 40 में ना रुक जाओ तो आप कहना तो बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो। क्योंकि गूंज गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देख ली जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए सवाल ये है कि बार-बार ये बात हम सरकार बना के बैठे हुए हम हार गए। मैं समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है। अल्पमत में है आप, रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई, फिर आपने रात में नींद खुल जाती, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए भैया आपकी नींद हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही है। अल्पमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, अल्पमत में नींद नहीं आती। आलोक जी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप सहारे पे टिके हुए हो। सहारा कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर। वो
लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने भाई, अब गरीब चूंकि गुरबा आपको पता किसान है है जब ये, आप फैशन डिजाइनर डिजाइनर गजब। हैं? अरे भैया समाजवादी उन्होंने और कहा फैशन पहन डिजाइनर। लो, हमारा आप पहन 1.5 लोगे लाख तो के हमारा जूते, काम ठीक हो जाएगा। 2 तो हम करोड़ लोग तो की लोगों गाड़ी, की मदद करने के लिए होते हैं। अगर समाजवादी। मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बिल्कुल बुराई सही। है उसमें? हाँ, हाँ। कोई बुराई नहीं, हम लोग नहीं, तो कोई समाजवादी बुराई लोग नहीं। हैं। लंबोर्गिनी हमेशा किसके लोगों पास भले के है? लिए तैयार अच्छा रहते हैं। सुनिए, अरे अनुराग जी, बिल्कुल। अनुराग जी, नहीं नहीं, देखिए अब मैं बड़े अपनी लाइट बात एंड बोलूं। नोट पर था। आप वाकई बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी था। अरे हर मैं बार अपनी बात हर बार कह लूं। आप हर बार आपका विरोध ही बहुत नहीं बहुत कर सकते धन्यवाद ना। आपको। नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप विरोध के लिए ही है, लेकिन आप थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। वो हाईजैक की हुआ है support ही तो भारतीय कर जनता रहे थे पार्टी ना। के प्रवक्ता। हाँ। आप तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। 30 सेकंड। देखिए, मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन, कई बार आपने देखा होगा लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल, क्यों हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी इसीलिए है। कहते जब हैं टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते फैशन हैं कि इसमें गड़बड़ी डिजाइनर्स हो के सकती शो है, में तो आपको कम मानने जाया में क्या कीजिए, दिक्कत है? गूंज पूरी में बात ज्यादा तो आया कीजिए, और अरे थोड़ा नहीं, पढ़ लिख के आया कीजिए। अरे बात तो माल सुनिए। फंक्शनिंग पूरी बात नहीं सुनेंगे। और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अनुराग पूरी मियां, बात हो जाएगी तब तो आपके समझ जमीन में आएगा। अभी आसमान तो का आप फर्क सपोर्ट है। की बात कर रहे ये थे, बीच में ही एक आपने आईफोन सपोर्ट मेरे पास, खींच एक लिया। आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की इसकी सरकार थोड़ी है स्क्रीन जो गिर खराब हो जाएगी। आप जाती मेरी है, बात तो इसके सुनिए। कीपैड काम अभी करना आपने खराब हो कहा था जाते हैं, सपोर्ट कर है रहे, ना? अब आधे पे ही आप कूद पड़े। अब बात ही नहीं सुनना चाहते। अब आधी बात पे आप कूद पड़े। आधी ये बात एनडीए पे की सरकार पूरा- थोड़ी है पूरा जो का मेरी बात पूरा गिर जाएगी। मुझे अपनी बात मामला तो कहने समझा दो। दिया ना। अभी आप सपोर्ट कर रहे, तभी आपने आधे में, मैंने 15 सेकंड बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। क्योंकि अरे मेरी उटपटांग बात तो बातें पूरी कर होनी रहे हैं चाहिए। आप। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो ईवीएम मेरे साथ, खराब अरे होती बोलने है, तो दीजिए। उसके भारतीय लिए जनता एक पार्टी अलग को से मेरे साथ स्ट्रांग आके रूम खड़ा बनता होना है। एक बार रुकिए ना। मैल अरे रुकिए, मेरी बात फंक्शन पूरी हो ईवीएम जाए। बॉक्सेस अरे के रुकिए लिए तो अलग सही। से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा, जो मेरी बात अनयूज्ड सुन तो ईवीएम लीजिए। है अब उसके आप लिए अलग अपना से एजेंडा ईवीएम चलाना होता है तो है। मुझे बोलने ही नहीं देना है, तो बात नहीं ही सर, खत्म मैं होगी कैसे ना। बोलने दूं? अब आप गलत आपको गलत लग रहा है बातें कि यहाँ नहीं, पर मुझे फेक अपनी न्यूज बात, फैलाएंगे और मैं अरे आपको बोलने प्रवक्ता दूंगी। मैं हूँ, अब प्रवक्ता आप थोड़ी हैं। आप प्रवक्ता भी EVM बन के जाएंगे, लिए एंकर बात भी कर बन रही जाएंगे, तो हूँ। काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। मैं कह आप रही हूँ, एंकर ही EVM रहेंगे, हम पर बात प्रवक्ता हमें कीजिए ना, रहने दो, आप मुझे मेरे बोलने दो, ऊपर सवाल का पर्सनल जवाब आरोप दे दो। लगाइए। आप सवाल भी पूछेंगे, आपका- जवाब भी आपकी देंगे, दुकान, फिर आपका सवाल काम पूछेंगे, अगर जवाब भी मुझ पर आप अपने पर्सनल हिसाब से आरोप दे लगाकर देंगे। चलता मैं तो है, अपने हिसाब तो से मैं इसको आपको सूट एक कर पूरा रहा हूँ। बुलेटिन दे कमाल की दूंगी। बात कर रहे हैं आप, आकर बोलने यहाँ नहीं पर ऐसे देते। पड़ जाना। अरे मुझे 10 प्रवक्ता लाइन हूँ, की। मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर ढंग आप की जो बात चाहते हो रखिए बताओ, ना। तो मैल आप फंक्शनिंग जो में सवाल- टेम्परिंग आपके में मन की फर्क बात बोल है। दो तो बताओ। रूबिका नहीं, लियाकत आप दो क्या बातें सुनना कह चाहते रही हो, हैं, वो उन बोल दो देता हूँ। बातों जो को आप ध्यान सुनना में चाहते हो, रखकर वही अपनी बोल बात देता को हूँ। आगे कि भारतीय बढ़ाइए। जनता पार्टी बहुत मैल अच्छी पार्टी है। फंक्शनिंग नहीं, मशीन नहीं, में, भारतीय जनता पार्टी बहुत टेम्परिंग अच्छी उस पार्टी है, मशीन पर अच्छा में, सरकार क्योंकि चलाती वो है, क्या वन बोल रहे टाइम हैं? रीडेबल वही प्रोग्राम सुनना होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्यप्रकाश जी? बोलूं? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या प्रभु, होता आप है? बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना एजेंडा आ रही दे हो रहे हो, हाँ आप ठीक क्या है। मेरा कर रहे हो? मेरा एजेंडा है बोलने देश के कहाँ दे लोकतंत्र रहे हो को आप? सुरक्षित आप तो रखना। अपना- आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। सत्यप्रकाश जी, किशोर जी एक सेकंड। रूबिका लियाकत जी, आपको ईद की बहुत शुभकामना। देशवासियों को भी ईद की बहुत शुभकामना। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सारे बात रख दी। चुनाव आयोग जब मई 2017 में एक चुनौती लेकर आया कि 3 जून को आए, उस दिन मुझे नहीं लगता कि अनुराग भदौरिया जी कहीं सो रहे थे। जाते, फिक्स करते ईवीएम को, चुनौती स्वीकार करते। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, बार बार देश को गुमराह कर रही हैं, वो लोकतंत्र की नहीं, जड़ों वजह को क्या है? खोद रही सत्यप्रकाश जी, हैं। वजह वजह क्या? आ रहे हैं, वो वजह लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको जनता ने नकारा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल में सरकार बनाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, राहुल गांधी वायनाड जीतते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, इस बार अमेठी भी जीत गए, ईवीएम बहुत सही था। तो आप जहां जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है और फिर एक आके सिगुफा छोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र पर आपका विपक्ष का प्रहार है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष की सारी पार्टियां झूठ की दुकान चला रही है। पहले राहुल गांधी कहते थे ना कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी लोकतंत्र में झूठ और छूट की दुकान चला रहे हैं। रफाल पे भी यही किया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर फैसला दिया, फिर जनता के बीच में प्रधानमंत्री को कहने लगे कि चौकीदार चोर है।
तो ये झूठ की दुकान चलाना बंद करिए। जनता इस बात को समझ रही है, वो आपसे ज्यादा जागरूक है, उसको पता है कि चुनाव आयोग ने चुनौती दी और कोई पार्टी वहां नहीं पहुंचा ईवीएम को फिक्स करने, ईवीएम को सेट करने के लिए। एलन मस्क ने एक बात कह दी। लेकिन एक बड़ा सवाल है। अनुराग जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अनुराग जानना चाहता हूं। हाँ, मैं अपनी बात कह लूं? मैं अपनी बात कह लूं? जी जी। देखिए, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले सवाल उठाने वाले ईवीएम के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और जीवन नरसिम्हा राव की किताब में बाकायदा इस पे उन्होंने उल्लेख भी हुआ। तभी भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आज हम कह रहे हैं कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी, हम जीते हैं, जीतने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 2 बार सरकार बना चुके हैं, उसी समय आप कोई फैसला ले लेते हो कि देश में बैलेट से चुनाव होगा। 2009 में सरकार बनाई, तो आप क्यों उस समय तो नहीं आए? मैं चोर क्या है जानना चाहता हूं, क्या मन में चोर है? क्यों मोबाइल लेके आदमी घुस गया उसके अंदर में? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के अंदर में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, मोबाइल लेके आप पोलिंग बूथ के अंदर क्यों गया व्यक्ति? सवाल है कानून किसने विरोध तोड़ा? नहीं क्यों किया मोबाइल जहां लेके सरकार गया? बन गई, उसके मन में सब चोर ठीक था? है। ये सरकार देश नहीं जानना बदली चाहता तो है ईवीएम खराब है। पोलिंग बूथ के अंदर काउंटिंग के अंदर में मोबाइल कैसे गया? अरे वो झूठी खबर है, मोबाइल कैसे वो पहुंचा? झूठी खबर है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हैं? बाकायदा क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्या ओटीपी वाली खबर झूठी है। मोबाइल नहीं गया? मोबाइल लेके अंदर गया कि नहीं गया, पहले ये बताइए आप। मोबाइल लेके वो व्यक्ति अंदर गया कि नहीं गया था, पहले बताइए आप। 180 हाँ, तो मोबाइल लेके कैसे गया? मोबाइल लेकर गया है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है सर। देते हो और बीजेपी के सपोर्ट के लोग मोबाइल लेके घुस जाएंगे काउंटिंग के अंदर में, अरे और आप कह रहे FIR कार्रवाई हो दर्ज रही हो गई है। अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने कहा था इस बार चुनाव में कि धांधली होगी, डंडा लेके पहुंचना। एक प्रकोष्ठ का नाम बताया था, बांस प्रकोष्ठ, भूल गए? लोकतंत्र पे ये प्रहार करने वाले थे आप लोग। अगर आप किशोर जी प्लीज पहले ये बताइए, 1 सेकंड से रुक जाइए, जहां से खबर आई है। किशोर तिवारी जी ये बताइए कि जिस अखबार में ये खबर छपी थी उस अखबार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आप लोग उस क्लैरिफिकेशन को क्यों नहीं कोट ट्वीट कर रहे हैं? आपको ईद मुबारक हो रूबिका जी। और मैं एक बात बोलता हूं कि ये मुद्दा चालू कैसा हुआ कि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। अच्छा। और यह मुद्दा ईवीएम वोटिंग हो जाने के बाद, हाँ। जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग की बात आई, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग जो कंप्यूटर पे खोला जाता है उस पर एक ओटीपी आता था, आता है ऐसा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो ये वो पोस्टल बैलेट जो इलेक्ट्रॉनिकली आए थे उसके लिए यह यूज किया गया, जिसके वक्त दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने यह ऑब्जेक्शन उठाया। उसके अंदर एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसको उस पर गुनाह दाखिल किया गया है, और दूसरा ये हमारे मित्र रविंद्र वाइकर जो 48 वोटों से चुन के आए उनके साले पे किया गया है, और वो इंक्वायरी का मैटर है। लेकिन सीसीटीवी मुझे लगता है अब कोर्ट से जाके देने से अच्छा वो दे देना चाहिए। और दूसरा जो आरओ है वहां की वंदना रघुवंशी, इन्होंने धांधली की ऐसा हमारा आरोप है। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट तो जाना तय है, क्योंकि देखिए ना 48 वोटों से हारा है। हाँ। तो दूसरी जो चीजें है जो विपक्ष हरदम मांग कर रहा है तो कि ईवीएम को स्क्रैप कर कर ठीक है किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, मैं आपके इन सारे सवालों का और आपकी जो बातें हैं उसका मैं चाहूंगी कि जवाब डॉक्टर अजय आलोक दे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सर। अब वो बड़ी खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। मैं दर्शकों को पहले 1 सेकंड किशोर जी, वो बड़ी खबर मैं पहले दर्शकों को दे देना चाहती हूँ और उसके बाद ये डिबेट आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ी खबर है तो वो आपके पास आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जहां हादसा हुआ है वहां पहुंच गए हैं और हादसे की जगह का रेल मंत्री ने बाकायदा जायजा लिया है। मोटरसाइकिल से हादसे की जगह पर रेल मंत्री पहुंचे हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त। बंगाल रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 9 लोगों की मौत हो गई है बंगाल में।
कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में ये टक्कर हुई थी। उसके बाद मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। 9 लोगों की मौत हो गई और वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं हादसे की जगह पर। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है कि वो मोटर बाइक से वहां पर पहुंचे और वहां उस इलाके का जायजा लिया है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या डिटेल्स? देखिए, रेल मंत्री खुद एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए। उनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जहां पर भी बालासोर में भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट के 10 घंटे के भीतर वो गोवा से सीधे वहां पहुंच गए थे। और इस बार भी एक्सीडेंट हुआ जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल हो रहा था, वहां खुद पहुंचे हैं। और जहां लंबा ट्रैफिक जाम था, कुछ बाइक पर बैठकर किसी और के साथ बैठकर वो एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे हैं और अब घायलों का जायजा लेने के लिए हालचाल पूछने अस्पताल गए हैं। तो सरकार ने अपना ऐलान कर दिया। 2 लाख पीएम फंड से भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और इन्होंने रेलवे फंड से भी 10 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया है। तो मुझे लगता है अब वो खुद स्पॉट पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और जल्दी रेलवे का आवागमन चालू हो जाएगा। और सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि आगे इस तरह की घटना न हो और जो रेलवे कवच की जो बात हो रही थी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, उन चीजों पर ज्यादा अमल में लाया जाए। जो तस्वीरें आप शब्दों के जरिए बयां कर रहे थे, अब वो तस्वीरें भी हमारे पास न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर नजर आ रही है। बाइक से घटनास्थल पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव, क्योंकि वहां जा नहीं सकते थे, बहुत पतला सा रास्ता था और इसीलिए बाइक का सहारा लेकर वहां पर पहुंचे हैं। और बाकायदा आपसे कुछ देर पहले सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। बहरहाल किशोर जी, 30 सेकंड में अपनी अब बात फिनिश कीजिए और उसके बाद अजय आलोक जवाब दीजिएगा जो सवाल उठा रहे हैं। किशोर जी। नहीं, मुझे जहाँ तक मालूम है ओटीपी का तो उल्लेख इलेक्शन कमीशन ने किया है। बैलेट पेपर जो इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं, मैं ऐसी मांग करता हूं कि जो आरओ विवादास्पद है उसे चेक किया जाए और यहाँ पर जो विवादास्पद वोटिंग है उसका रिकाउंटिंग किया जाए। इससे ज्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है। देश के विपक्ष का भी सम्मान करते हुए बैलेट पेपर पर वोटिंग हो जाए, एक बार पूरी हो जाए ना वो भी बात। हाँ, इस पे इतनी क्यों प्रेशर माउंट करने का? चलो ठीक है। ऑल राइट किशोर जी, अजय आलोक जी, प्रेशर माउंट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है किशोर जी हमारे एंग्री ओल्ड मैन हैं, इतने प्यार से आज बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किशोर जी, कल लगता है, आज ही लगता है आपने चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं लगता है? अरे चुनाव आयोग ने बड़े क्लियर कट वही आरोप का है जिस आरोप ने गुनाह किया है। अरे सुनिए तो सही। अरे आरोप पे गुनाह हुआ, उस पे एफआईआर हो गई। अभी रूबिका जी ने कहा है, अभी रूबिका जी ने कहा है कि उस पे एफआईआर भी हो गई। सुनिए, कोई ओटीपी नहीं आता है। अरे 1 मिनट, अरे फिर किशोर जी आप बीच में बोलने लगे। मैं कह रहा हूँ कोई ओटीपी नहीं आता, पहले तो दिमाग में दूसरी बात 48 वोट की बात है। 1 मिनट 48 वोट की बात है। अरे सुनिए ना, अरे चाटू भाई पूरी बात तो सुनिए, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। ऐसी बातें नहीं, मैं आपको फिर याद दिला दूंगा। किशोर जी ऐसी बातें मत, मैं आपको फिर याद दिला दूंगा। किशोर जी ऐसी बातें नहीं। ओके, मैं फिर याद दिला दूंगा। करप्ट है, ये आरोप थी। अरे एक मिनट सुनिए, सही है, रिटर्निंग सुनिए तो सही, ऑफिसर बीच ने में क्या प्रेस बकबक कर कॉन्फ्रेंस रहे की हैं? थी। अब सुनिए, कर रहे हैं हम। ओके किशोर जी, आपने बात रख ली ना, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। ओके। अरे बहुत बकवास कर रही है। नहीं, चुनाव आयोग ने बिल्कुल ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आपको रिजल्ट में दिक्कत है तो आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कैंडिडेट। अरे डिक्लेयर करके कोर्ट में बजाइएगा, जो करना है करिए ना, उसमें मना कौन कर रहा है भाई? उसमें मना कौन कर रहा है? सर्टिफिकेट दे दिया भाई, उसमें मना इतनी धांधली मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रावधान है, कोई धांधली नहीं है। आपके दिमाग में धांधली है, आपके दिमाग में धांधली है। और आपने तो कहा था, 1 मिनट, आपने तो कहा था इसी रूबिका लियाकत के शो में चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आ गए टीवी पर? संन्यास में जाइए। के नतीजे आपने रूबिका के शो में कहा था ना कि बीजेपी को एक भी सीट महाराष्ट्र में आई तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आए? राजनीति में क्यों बने हुए हो? टीवी पे क्यों आ गए आप? बुढ़ापे में चेहरा चमकाने का शौक लगा हुआ आपको? वापस घर बैठिए। दिमाग में धांधली बैठ गई है आप लोग के, दिमाग में आप लोग के धांधली बैठ गई है। इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं है। कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए,
अपनी शिकायत कीजिए। बहुत अलग बात है। यहाँ अरे पर भाई, यानी आरोप शिकायत को कीजिए ना, इस पे CM बहस ने क्यों कर रहे हैं? किया था। धांधली हो गई है, धांधली। भाई एक मिनट, यहाँ पे अरे बहस जी, क्यों सुनिए। कर रहे हैं? अजय अरे आलोक धांधली जी, होगी तो अजय कोर्ट आलोक में जी, जाइए ना, प्लीज, कौन मना कर रहा भाषा है? की मर्यादा नहीं तोड़ना प्लीज। और आपको वो ओल्ड लगते हैं, अरे उनके मैं कहाँ उनके भाषा- फैंस हैं, उनके फैंस मैं हैं कहाँ भाई, भाषा- उनका एक फैन बेस है। और किशोर जी जो तथ्यों पर अरे बात भाई, कर रहे तो हैं वो ये उनका कह रहे हैं, फैन- नहीं अगर मान लीजिए तथ्यों धांधली पे- हुई है, अभी से हम कैसे मान ले? जांच का विषय है। अगर धांधली हुई है तो वो हमने दूध का जांच दूध की पानी मांग का की। पानी। हाँ नहीं हमने सुनिए तो जांच की किशोर मांग जी, की है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं आपके साथ हूँ। आप ये कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो मामला दर्ज हो गया है, अब सब क्लियर हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ओवरऑल जो चुनाव हुए हैं वरुण जी, उन चुनावों में सबका सब ठीकरा फोड़ देना ईवीएम पर, ये कहते हुए कि ये रिग किए जा सकते हैं, वो भी तब जब सबसे पुख्ता अमेरिका की ईवीएम और हमारी ईवीएम में जमीन आसमान का फर्क है। वरुण जी ये बात मानते हैं ना आप? वरुण जी आपकी आवाज नहीं है। हाँ अब आई। मस्क के बयान पर ये बात उठी है। मस्क जब इंडिया आ रहे थे तो कितना प्रोपोगंडा और मोदी जी से मिलने आ रहे हैं, मोदी जी से मिलने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, विदेशी कोई भी हो, उसके चाहे रेटिंग एजेंसी या कोई, उसके ऊपर पीछे भागना किसी को भी ठीक नहीं लगता। किसी मैगजीन ने मोदी जी को नंबर 1 कह दिया साहब। अरे देश जब तक किसी को नंबर 1 नहीं माने, जब तक आप किसी से क्या मतलब। रही बात ईवीएम की, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था देश में आलोचना का उसमें स्थान होना चाहिए। राहुल गांधी पे कमेंट करते हैं बदले वो अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी भी 2 जगह से सांसद जीत के आ रहे हैं, कहीं से भी जीत के आ रहे हैं, सांसद जीत के आ रहे हैं। अगर एक सांसद के, एक नागरिक को भी अगर किसी चीज पे संशय है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर सांसद कोई उठा रहे बात को तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और जो एक सामूहिक रूप से एक ऐसी बात होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला के बात होनी चाहिए, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था पर संशय देश में नहीं रहे। अगर कुछ लोगों को संशय है तो उसको आप कैसे कह सकते हो विपक्ष की बात को दबाने की जैसे प्रक्रिया शुरू कर रखे। मतलब कोई भी प्रश्न उठाता है तो उसको बद्दा बोलना शुरू कर देते हैं। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न नहीं उठाए। प्रश्न उठाएगा जब ही जीवंत लोकतंत्र होगा। और जहां तक ईवीएम के आप प्रश्न उठाइए वरुण जी, प्रश्न उठाइए, किसी ने इनकार नहीं किया है। भाई विपक्ष का काम क्या है? अगर कोई नीति, अगर कोई काम, अगर कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट की पसंद नहीं आती तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, आप देश की जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं ना, वो भी तब जब इन चुनावों में आप जानते हैं कि ईवीएम बॉक्स की किसी तरह की कोई रिगिंग नहीं हुई। और अखबार ने बकायदा क्लैरिफिकेशन दे दिया है ना वरुण जी। आपने बड़े धड़ल्ले के साथ वो जो झूठी खबर थी उसे तो कोट ट्वीट किया, अभी वो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं ट्वीट कर सकते? कौन सा डर सता रहा है? नहीं रूपिका जी, कोई डर नहीं सता रहा। राहुल गांधी ने तो नारा ही दे रखा है डरो मत, इसलिए वो डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। अकेला आदमी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लड़ रहा है सारी व्यवस्था से, इसलिए ये तो कोई प्रश्न ही नहीं कि राहुल गांधी डरेगा किसी से। देखिए ये बात तो दिमाग से सब निकाल दें। दूसरी बात, मैं फिर आपको ये असर्ट करना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, उसमें आलोचना का स्थान होना चाहिए। और ईवीएम कितने ईवीएम गायब हो गए? ये कैसी आलोचना है कि हम जीते तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर हम ना जीत पाए तो ये सारे के सारे खराब है। हाँ? मतलब इस चुनाव की तारीफ आपके पड़ोसी मुल्क में हो रही थी, अब पूरी दुनिया को वापस मौका मिल गया कि देखिए ये यहाँ पर तो मजाक चल रहा है, इलेक्शन नहीं चल रहा है। और वो भी तब राहुल गांधी कह रहे हैं 2% वोट बढ़ाने के बाद, 99 सीटों पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स है। ठीक लगता है क्या? ये थोड़ा तो आदमी थैंकफुल होगा ना। रूबिका जी, झूठ फैलाने का तो अब आपने बात करी है, तो प्रधानमंत्री जी भी कैसे कह रहे थे मंगलसूत्र चुरा लेंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस चोर लेंगे, तो प्रधानमंत्री के पद पे। अरे मैं कह रही हूँ चुनाव में मुद्दा उठा नहीं, वो जब आप ये बात कर रहे हो झूठ बोल रहा है, जनता ने जवाब दे दिया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी को भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। अपने मन में किसी के प्रश्न है, सांसद है, माननीय सांसद है, कोई एक बार के सांसद है नहीं, वरिष्ठ सांसद है। अगर मान लीजिए उनका प्रेजेंटेशन या उनका इंटरप्रिटेशन किसी को पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको झूठा या कुछ थोड़ी कह सकते हो। जो जनता जिसको जिता रही है वो एक सांसद जो है जनप्रतिनिधि है। जिस खबर को लेकर आपने ट्वीट किया, पेपर ने कहा वो गलत है, वो गलती से छपी हुई खबर है, हम रिग्रेट करते हैं, तो राहुल गांधी वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? तो फिर उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ी है ना, नहीं किया ना, वापस उसी ट्वीट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया जो पहले उन्होंने किया था। अब ये सवाल उठाना नहीं है। आपने कहा 16 घंटे बाद ही मस्क के उन्होंने ट्वीट किया है, तो आप कुछ देर तो वेट करो। एक दिन 2 दिन में नहीं आता है। उन्होंने ट्वीट कर दिया सर, अभी किया ट्वीट, अभी 5 बजे से पहले ट्वीट किया है।
उसी खबर पर, और वही ब्लैक बॉक्स कहलाया बुलाया है सत्यप्रकाश जी, अभी तो किया है। 2004 में आपकी सरकार बनी कांग्रेस की उसी ईवीएम चुनाव से, 2009 में आप चुनकर आए उसी ईवीएम चुनाव से, और हम और अजय आलोक जी तो उस जमाने को देखे हैं बिहार में कैसे बैलेट को लूटते थे और बक्से में बैलेट को डालते थे। जब ईवीएम वहां इस्तेमाल हुआ तो चुनाव निष्पक्ष हुआ और वो सत्ता व्यवस्था वहां से हटी। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश का मतदाता थोड़ा गुमराह हो जाए कि ईवीएम खराब है, ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स कहने के पहले एक बार वो जिम्मेदारी से सोच लेते कि दो जगह से वो जीतकर उसी ब्लैक बॉक्स से आए हैं जिसको वो ब्लैक बॉक्स ठहरा रहे हैं, और उनकी कांग्रेस पार्टी 99 तक पहुंची है। तो राहुल गांधी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के अपनी विश्वसनीयता पर देश की जनता में शंका पैदा कर रहे हैं। इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। ये देश पढ़ा लिखा है, समझदार है, जनता जागरूक है, वो समझती है। नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर आपके पास 10 ग्रुप में से, वरुण जी 10 ग्रुप में से अगर 9 ग्रुप में इसी तरीके की बातें जब जाएंगी तो जनता को तो वही सच लगने लगेगा ना। मैं उस सच से मैं वो सच जो कि झूठा है, ये मेरे पास आंकड़े हैं। ये 131 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए सर 2004 तो राहुल गांधी ने एक झूठ और भी बोला था ना, चौकीदार 43 चोर है, बीजेपी जीती स्वीकार है, नहीं तो किया। उसमें से 34 चुनाव जो है वो कांग्रेस जीती है सर। ईवीएम कैसे रिग हो सकता है? और बाकी अन्य पार्टियों ने भी 54 छोटी जो अलग दूसरी पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, उन्होंने जीते ये चुनाव। मैं उदाहरण दे 131 देता चुनावों से मैं बता रहा हूं। राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। काउंटिंग नहीं कराया, धांधली का आरोप नहीं लगाया, वो 1 वोट से चुनाव हार को उन्होंने स्वीकार किया। राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट और तमाम विपक्षी दलों से, या तो आप ईवीएम पे चुनाव ही लड़ने मत जाइए, या अजय आलोक जी ने जो कहा है कि ईवीएम पे चुनाव लड़े तो सबको इस्तीफा दे दीजिए। ओके, एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाह रही हूं मैं, अनुराग भदौरिया जी। देखिए, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके सहयोगी दल खुद ही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में लूट हो सकती है, लूट हुई थी। मतलब आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बैलेट पेपर में कराएगी तो लूट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो लूट हो जाएगी। आप मानना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो ना, इसलिए अब चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं होता। रूबिका जी, ये गलत बात है। हम लोग बोलना शुरू करते हैं, या तो आप चिल्लाते हैं या बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, बात नहीं जाने देते। आप ये कह रहे हैं, आप ही का पक्ष ले रही हूं मैं, अभी कह रही हूं कि आपको बोलने तो दीजिए मुझे। अरे आप मेरा पक्ष ले कहा रही, मुझे मेरे को हल्ला मचा रहे, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात आप कह रही थी रूबिका जी, नहीं आप कह रही थी रूबिका जी, आप कह रही थी कि बड़े बड़ी देश की बदनामी हो जाती है। तब कहां जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब पहलवान महिलाओं को घसीटा गया तो देश की बदनामी, यहाँ पे हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाओं में तब क्या सबको सांप सूंघ गया था? तब आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? कमाल की बात, विपक्ष कोई बात कहेगा तो पूरे विश्व में हमारी बदनामी होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने यहाँ किसान आत्महत्या करेगा तो बदनामी नहीं होगी। यहाँ पे 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगेगा, बदनामी नहीं होगी। हथरस जैसा कांड होगा, आप कीजिए ना सरकार को बदनाम, कौन मना कर रहा है? आपको पूरा हक है, विपक्ष है, आपका काम ही है कि उनकी किसी नीति के साथ आप ना रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब संवैधानिक संस्थाओं को, जब निष्पक्ष संस्थाओं को पक्षकार बता देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है, आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए, फिर बाकी सारी चीजें तो होती जाएगी। ब्रेक ले रही हूं एक छोटा सा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।